तो ये स्वराज ट्रैक्टर 735 एफई मॉडल है, ठीक है। और इसमें एक समस्या आया है कि इसका गियर से साउंड आ रहा था। गियर में फर्स्ट गियर में ज़्यादा आ रहा था, सेकेंड गियर में भी आ रहा था, थर्ड में कुछ कम आवाज़ था और फोर्थ में आवाज़ सुनाई नहीं देता था, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकेंड में आवाज़ ज़्यादा था लोड में। और अभी हम लोग के तरफ में जुताई का काम हो रहा है, गीले मिट्टी का, धान का खेती हो रहा है, धान का सीज़न चल रहा है, तो उसमें तो अभी जुताई का काम पूरा सीज़न चल रहा है। तो जब जुताई करता है या रोड पे भी चलता है तो फर्स्ट और सेकेंड में आवाज़ सुनाई देता है, बहुत दूरों तक इसका आवाज़ सुनाई देता था गियर का, ठीक है। थर्ड में कुछ कम था और फोर्थ में बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता था, ठीक है। कभी कभी लोड में ऐसा, जब कभी लोड पड़ा जुताई के समय में, तब आवाज़ बाहर निकलता था गियर से, ठीक है। तो इसमें समस्या क्या हुआ है और क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण से इसका गियर में साउंड था। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये पूरी तरह से गियर बॉक्स को, और कैमरा नज़दीक लगे, ये देख सकते हैं इसका ये पूरा गियर बॉक्स अलग कर लिए हम 3 पार्ट करके ट्रैक्टर को, क्लच पार्ट से और डिफेंसल से भी, ठीक है। तो इसका गियर को 3 पार्ट करने का मतलब क्या था और क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे किसान भाइयों को कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों आता है। प्रॉब्लम तो हम दिखाएंगे इसमें कि कौन सा पार्ट टूटा था, कौन सा बेयरिंग टूटा था, कौन सा पार्ट इसमें डैमेज हुआ जिसके कारण से इस तरह से साउंड आ रहा था। लेकिन अभी हम बताएंगे कि जो पार्ट्स ख़राब हुआ इसका, मेन शाफ्ट का बेयरिंग और मेन शाफ्ट भी और इनपुट शाफ्ट भी, ये सिस्टम जो ख़राब हुआ ये क्यों हुआ, ये लापरवाही के कारण से इस तरह से होता है। और ये होने का मुख्य रीज़न क्या है कि आपका गियर में ऑयल का लेवल कम होना। आप गियर का ऑयल लेवल चेक नहीं करेंगे, उसका टॉपअप। और हम हर वीडियो में बताते हैं कि जब भी आप ट्रैक्टर को जुताई में लगाएं या किसी काम में लगाएं, उसके पहले इंजन ऑयल लेवल, गियर का ऑयल लेवल, कूलेंट पानी, ये जो डेली रनिंग आइटम है वो एक बार उसका टॉपअप चेक कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गियर में ऑयल लेवल कम होकर और ट्रैक्टर रेगुलर चलते रहता है, जिससे क्या होता है कि मेन शाफ्ट का बेयरिंग ऊपर में होता है, इनपुट शाफ्ट भी ऊपर में होता है, ऊपर का हॉल में होता है, ऊपर का खाँचा में होता है, ठीक है। तो उसको ऑयल मिलना मुश्किल हो जाता है कम ऑयल लेवल रहने में, ठीक है। उसको पूरी तरह से जितना मात्रा में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल जाना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से बेयरिंग हीट होता है, गर्म होता है, मेन शाफ्ट भी हीट होता है, उसका भी इनपुट शाफ्ट का नीडल बेयरिंग छर्रा भी हीट होता है, बेयरिंग बॉल बेयरिंग भी हीट होता है। तो उससे क्या होता है कि गियर को ठंडापन, यानी कि गियर को ठंडापन और लुब्रिकेट, चिकनाई नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से होता है क्या कि चलते चलते बेयरिंग हीट होता है। और हीट होगा तो गियर का कोई भी पार्ट्स हो, गियर टीथ हो या बेयरिंग हो या नीडल बेयरिंग हो या रोलर बेयरिंग हो या कोई भी पार्ट हो, जब उसमें लुब्रिकेशन ही नहीं होगा, उसको ठंडापन ही नहीं मिलेगा ऑयल से, तो क्या होगा, वो हीट होके घिसना शुरू कर देगा। उसमें घिसाई जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अधिक घिसाई होगा, जिसके कारण से हर पार्ट्स में प्लेइंग आएगा। और प्लेइंग आएगा तो क्या होगा, उसका सेटिंग बिगड़ेगा, और सेटिंग बिगड़ेगा तो फिर उसका टीथ तोड़ेगा या बेयरिंग तोड़ेगा या मेन शाफ्ट डैमेज करेगा, ठीक है। तो इसमें सेम यही मुख्य रीज़न था कि इसमें ऑयल लेवल कम में चला ट्रैक्टर, लापरवाही में, और कम लेवल रहने के कारण से इसका इनपुट शाफ्ट और मेन शाफ्ट का बेयरिंग भी गया पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी हम इसका पार्ट्स जो मंगाए हैं मार्केट से, वो पार्ट्स को हम दिखाते हैं और जो डैमेज पार्ट था उसे भी दिखाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा पार्ट्स हमें मुख्य रूप से चेंज करना था। तो इधर आइए कैमरा लेकर, आ जाओ नज़दीक। तो ये देख सकते हैं इनपुट शाफ्ट, इसका हॉल में भी है खरोच आया, तो इसे भी चेंज करेंगे। सबसे पहले तो दिखाएंगे ये मेन शाफ्ट, ये मेन शाफ्ट का बेयरिंग देखिए, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये दोनों बेयरिंग को चेंज करेंगे। 1208 नंबर का आता है, एक प्लेन और एक एन में आता है, ठीक है। और उसी के कारण से यहाँ देख सकते हैं ये मेन शाफ्ट का फेस बिल्कुल एकदम से प्लेन हो गया है, ठीक है। तो इसे भी तो पूरा मेन शाफ्ट को चेंज ही करना होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और इसके साथ साथ मेन शाफ्ट के साथ साथ ये इनपुट शाफ्ट का हॉल भी, इसमें भी खरोच आ गया है, ठीक है। ये इनपुट शाफ्ट को भी हम चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें भी हॉल बढ़ा है। और जो नीडल बेयरिंग टूटता है इस तरह से, जब चलता है तो प्लेइंग आता है, तो नीडल बेयरिंग इसमें एक भी दुरुस्त नहीं निकला है, सारा नीडल बेयरिंग इसमें बुकनी होकर टूट के निकला है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हुआ। और ये 6207 नंबर का, इसमें भी ये बेयरिंग टूटा नहीं है, लेकिन इसमें भी चाल है और आवाज़ है, प्लेइंग भी है, तो इसे भी चेंज करेंगे। ये PTO का है, ठीक है।
और बाकी जो हाई लो गियर यूनिट है उसका ये सिम ये भी चेंज करेंगे, उसमें भी पहले इंक था। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स को हमें चेंज करना है। और ये देख सकते हैं हमने पार्ट्स को मंगवा लिया है। ये 6208 बैरिंग, इसे भी चेंज करना है, 2 होगा 6208 का। नीचे दिखाओ, एक ये 6208 और दूसरा ये 6208। ठीक है, दोनों को चेंज करना है। उसके बाद ये 6207 नंबर का बैरिंग, इसे भी चेंज करेंगे। उसके बाद इसका मेन शाफ्ट, जो कि ये देख सकते हैं 3344 रुपये इसका प्राइस दिखाई देता होगा। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर है ऊपर में, तो इसे भी चेंज ही करना है, तो इसे भी हमने नया मंगवाया है। और इसका एक बैरिंग ये वाला, ये भी चेंज होगा। उसके बाद ये इनपुट शाफ्ट रहा, ये देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर ऊपर में ही दिखाई दे रहा है। और इसका प्राइस 3812 रुपये। ठीक है, ये बिल्कुल नया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्सों को हमें चेंज करना है, 3 बैरिंग और एक ये, और उसके बाद ये 2 हाई लो गियर का, प्लेनेटरी गियर का, ये देख सकते हैं हाई लो सिस्टम का ये सिम भी मंगवाए हैं। और इसका भी आप देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर भी ये ऊपर में है। और इसका प्राइस 270 रुपया है। और ये दूसरा वाला, इसका भी पार्ट नंबर देख सकते हैं, और इसका भी 290 रुपया प्राइस है। ठीक है, तो ये दोनों को चेंज करना है। उसके बाद इसका मेन शाफ्ट का नीडल बैरिंग ये भी मंगवाए हैं, ये 24 पीस लगेगा। ठीक है, और ये पेस्ट वगैरह है। ठीक है, तो इतना सारा पार्ट्स हमें चेंज करना है। तो इस तरह से लापरवाही करने में किसान भाइयों का मोटा खर्च आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लापरवाही न करें। जब भी अगर ट्रैक्टर को चलाएं तो ट्रैक्टर को काम में लगाने से पहले, या खेत का जुताई हो या ऑन रोड हो या कोई भी काम हो, ठीक है, तो आप पहले ऑयल लेवल को एक बार चेक कर लें। ऑयल लेवल को चेक कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि आपका गियर का सिस्टम लुब्रिकेशन अच्छा से होते रहेगा और आपका ये सर्विस गियर ज़्यादा दिन तक देगा। तो एक एक करके इसका सारा गियर को हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, और सेटिंग करेंगे तो आप लोगों का सेटिंग का भी वीडियो देंगे किस तरह से इसका सेटिंग करना है। ठीक है, तो अभी हम इसका थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में इसका एक एक करके सारे पार्ट्सों को असेंबल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने। तो इसके सारे पार्ट्सों को हम अच्छे से बासिंग कर लिए हैं, सफाई कर लिए हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये पीटीओ शाफ्ट का बैरिंग भी असेंबल कर लिए हैं, नया वाला जो 6207 था। और इसका ये सर क्लिप लॉक और इसका एक पीछे वाला सर क्लिप लॉक, दोनों लॉक को भी लगाकर फिट कर लिए हैं। और अब हम एक एक पार्ट्सों को इसे असेंबल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पीटीओ शाफ्ट को काउंटर में लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से पहले लगाना होता है क्योंकि बाद में आगे सॉकेट लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से इसे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना पे रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें 2 स्पेसर है जो कि ये गियर के पहले और एक गियर के बाद लगता है। ठीक है, जो इसमें 540 का गियर लगेगा उसके पहले एक लगेगा पीटीओ शाफ्ट में और एक बाद में लगेगा। ठीक है, उसके बाद बैरिंग और फिर लॉक। तो इस तरह से इसे देखना होता है। इसमें छोटा एक है हॉल में और एक बड़ा हॉल है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा बड़ा देखने से पता नहीं चलेगा। ठीक है, लगाने से मालूम चलेगा। तो इसे हम लगा कर देखते हैं। ऐसे साइज में एक ही है लेकिन बोर में हल्का सा अंतर है। ठीक है, लगाने से पता चलता है। तो हम लगा कर देख लेते हैं एक कौन सा अंदर है जाने वाला बड़ा, ये नहीं है, ये दूसरा वाला ये लगाएंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर चला गया है। ठीक है, और इसके बाद हम ये पीटीओ शाफ्ट को थोड़ा और पीछे रखेंगे ताकि अभी हमें इसमें गियर को डालना है। अभी गियर असेंबल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके हाउजिंग में रख देना है गियर को। थोड़ा सा और पीटीओ शाफ्ट आगे की तरफ लेंगे, ये स्पेसर नीचे गिरने का डर होता है। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हम पीटीओ गियर को इसी हाउजिंग में डाल लेंगे पहले। और इसमें 2 स्पेस बना है, उल्टा सीधा देख लेना। ये ज़्यादा स्पेस वाला ये क्लच साइड रहेगा आगे
और ये कम वाला पीछे, ठीक है। इसका ध्यान रखना, इस तरह से लगेगा, ये आगे रहेगा ज़्यादा स्पेस। तो इस तरह से हम इसका गियर को हाउसिंग के अंदर में डालकर रख देंगे, ज़्यादा स्पेस वाला इस तरह से करते हुए, ठीक है। इसे इस तरह से रखना। एक ये बड़ा गियर है, ठीक है। इसे अभी सेट नहीं करेंगे पीटीओ शाफ्ट में। अगर ये सेट कर देंगे तो इनपुट शाफ्ट इसमें सेट नहीं होगा, उसका बेयरिंग और उसका गुच्छा, ठीक है। तो इसीलिए ये डाउन में रहेगा, इधर इतना लटका के रख देंगे नीचे। अब इसके बाद हम इनपुट शाफ्ट को असेंबल करेंगे, ठीक है। तो इसका तो इनपुट शाफ्ट का बेयरिंग लगाना है, लॉक लगाना है, स्पेसर लगाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसका ये इनपुट शाफ्ट नया वाला जो हमने मंगवाया था, और इसमें भी स्पेसर और बेयरिंग और लॉक लगाना बाकी है। तो इसे लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसे हाउसिंग में असेंबल भी करेंगे। तो ये बेयरिंग है और ये स्पेसर, और इसका साइज़ है बेयरिंग का 6209। थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, शायद दिखाई दे कहीं पे। ये बेयरिंग चेंज नहीं किए, बेयरिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये बेयरिंग में कोई चाल नहीं था, ये पुराना वाला है। ये भी चेंज हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं 6209। और ये स्पेसर, तो अब हम पहले स्पेसर को लगा लेंगे, उसके बाद इसमें बेयरिंग को लगाना होता है, उसके बाद इसमें लॉक लगेगा, ये बेयरिंग का लॉक। तो इसे हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद असेंबल करेंगे। तो ये इसका इनपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गया है। इसका ये देख सकते हैं बासर, और ये बेयरिंग और इसका लॉक ये सेट कर लिए हैं, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से इनपुट शाफ्ट को लगा लेंगे। इस तरह से आराम से अपनी जगह पर चला जाता है, ठीक है। हल्का हल्का इसे हैमर से चोट भी दे देंगे। अंदर का साइज में अब जाना है। तो ये पूरी तरह से इनपुट शाफ्ट ठीक है बैठा हुआ है। और अब हम इसके बाद में इसका सर्किलिप लॉक को लगाएंगे। ये सर्किलिप लॉक है और आराम से इसे बैठा लेना है, ठीक है। ये अंदर में यहाँ पे सर्किलिप लॉक का उसमें घाट बना हुआ है, उसी में ये सर्किलिप लॉक आसानी से बैठ जाता है। तो ये इस तरह से लॉक आराम से बैठ गया, ठीक है। एक बार इस लॉक को हम हाँ पूरी तरह से अपने जगह पर चला गया है, लेकिन एक बार इसे हम लॉक को भी घुमा लेंगे, ठीक है। ये घूम रहा है, ठीक है। और इसके बाद में यह स्पेसर लगता है जो कि दोनों बेयरिंग के बीच में रहता है। ये लेकिन पुशाफ्ट का बेयरिंग लगाया और उसके बाद एक बेयरिंग और लगेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये स्पेसर को इस तरह से आराम से बैठा लेना है लॉक लगाने के बाद। ये लग गया है स्पेसर भी, ठीक है। ये इस तरह से लगेगा और ये जो गियर है ये पीटीओ गियर बड़ा वाला में सेंटर होगा, ठीक है। ये भी लगा लेंगे और उसके बाद आगे से चिलिम भी लगा लेंगे, फ्रंट फेस कवर। तो आगे से हम कंप्लीट कर लेते हैं। आगे से बाकी तो यही प्लेट नीचे लगाना है पीटीओ में और ऊपर ये लगाना है और चिलिम लगाना है, ठीक है। इतना काम है, तो इसको हम जल्दी से निपटा लेते हैं। और निपटाने के बाद इसका फिर हम गियर का मेन शाफ्ट और इसका हाई लो सिस्टम को असेंबल करेंगे। तो तब तक के लिए हम जल्दी से, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसे हम असेंबल ही कर लेते हैं। तो इसका मेन शाफ्ट ये देख सकते हैं, दोनों जो बेयरिंग 6208 नंबर का टूटा था, ये पीछे नीडल बेयरिंग भी लगा लिए मेन शाफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों बेयरिंग सर्किलिप लॉक भी बैठ गया है, ठीक है। और ये 24 पीस ये नीडल बेयरिंग ये भी लगा लिए हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके गियर को लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और रिवर्स को लगाएंगे। ये फर्स्ट और रिवर्स ये इस तरह से लगाएंगे। इसका एक खाँचा है जो गियर शिफ्टर फ्रॉक की तरफ या आगे की तरफ रहेगा, इस तरह से, ठीक है।
ये इस तरह से सेंटर करना होता है तीत में, और सेंटर लेके इसे आराम से ये इस तरह से बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड गियर है, इसका भी ये जो फ्रॉक बैठता है ये आगे क्लच की साइड में इसी तरह से। ठीक है, इसे भी इस तरह से इसे भी आराम से बैठाना है। ठीक है, ये बैठ गया। और उसके बाद में थर्ड और फोर्थ गियर का 3 और 4 नंबर का ये है। ठीक है, तो इसे इस तरह से, इसका जो ये थर्ड फोर्थ वाला ये गियर है, इसका इस तरह से फ्रॉक बैठने वाला इधर रहेगा। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा वापस लेना होगा इस तरह से, और छर्रा को ध्यान में रखना है। ठीक है, छर्रा इधर उधर छटकना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसे भी इस तरह से गरारी में बैठा लेंगे। ठीक है, बैठ गया है। अब इसके बाद यहाँ इनपुट शाफ्ट में आराम से यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, ये छटकना नहीं चाहिए। ठीक है, इसे आराम से सेंटर लेना होता है, और ये आराम से इस तरह से, ये देख सकते हैं ये चला गया है। घुमा कर भी थोड़ा दिखा देंगे, देख सकते हैं ये पूरी तरह से बैठ गया है। ठीक है, ये ठीक है, तो इसे आराम से ये बैठा लिए। और इसका ये देख सकते हैं गियर फर्स्ट और रिवर्स ये है, और इसके बाद ये सेकंड गियर, और ये थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, इस तरह से आगे फोर्थ शिफ्ट हो जाता है और पीछे थर्ड। ठीक है, तो इसका ये गियर सेट हो गया है पूरी तरह से। अब इसका हमें फ्रॉक लगाना है। ठीक है, तो इसका हम फ्रॉक को लगा लेते हैं जल्दी से। इसका गियर शिफ्टर फ्रॉक को सेट कर लिए हैं पूरी तरह से। ठीक है, ये सेकंड नंबर। ठीक है, ये बीच वाला ये जो बूश लगा हुआ है। ठीक है, और ये फर्स्ट रिवर्स, और ये थर्ड फोर्थ गियर ये भी सेट हो गया है। ठीक है, पूरी तरह से। और ये फर्स्ट रिवर्स भी। तो ये सारा गियर, इसका गियर शिफ्टर फ्रॉक सेट हो गया है। अब इसके बाद में ये हाई लो यूनिट को सेट करेंगे। ठीक है, तो ये प्लेट को लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले। और इसमें ये जो देख रहा है कट वाला भाग है ये इस तरफ रहेगा, और ये प्लेन अंदर की तरफ, इसमें ऑयल आता है और ये लुब्रिकेट होता है ये नीचे इस। तो ये प्लेट को इस तरह से बैठा लेंगे। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद ये हाउजिंग को लगा लेंगे इस तरह से। इसमें 2 पिन का सेंटर है। ठीक है, ये 2 पिन का सेंटर देखते हुए, और ये नीचे रख के इसे आराम से इस तरह से पिन में सेंटर करके बैठा लेना है। ये कुछ इस तरह से आराम से बैठ जाता है। ये बैठ गया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो रिंग को हमने मंगवाया था, तो ये रिंग को हम ये वाला रिंग को इस तरह से हल्का ग्रीस लगा लेंगे इसमें, ताकि इधर उधर असेंबल करते समय ये आउट ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह से ये घाट में बैठा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसमें प्लेइंग था। ठीक है, इसमें प्लेइंग था थोड़ा पहले, जो कि हम इसका स्पेशल दिखाए थे। जो इसका सिम था वो बहुत ज़्यादा घिसा हुआ था, जिसके कारण से प्लेइंग हो गया था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका हाई लो गियर शिफ्ट होने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, टाइट लेता है, या हाई लो गियर छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये दोनों को हमें चेंज ही करना है। और ये इसका जो गियर है इसमें बिल्कुल प्लेइंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेइंग भी नहीं है। अब हम इसे असेंबल कर लेंगे इस तरह से मैच करके। ये इस तरह से असेंबल हो गया। अब दूसरा वाला ये रिंग, इसे भी इस तरह से ग्रीस लगा लेंगे हल्का, और इसे भी इस तरह से बैठा लेंगे। और ये बैठाने के बाद
अब हम इसका प्लेट को लगाएंगे, जो बाहर वाला प्लेट था और बोल्ट था, और इसे टाइट करेंगे और टाइट करके इसे चेक करेंगे कि ये इस तरह से प्लेइंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो लगा लेते हैं जल्दी से, ये भी इस तरह से कुछ दो बोल्ट लगा के चेक कर लेंगे पहले, ठीक है, 2 बोल्ट से ही मालूम हो जाता है आमने सामने। बस 2 बोल्ट लगाएंगे और टाइट कर लेंगे 19 mm से। इसे भी तब तक फंसा ही लेते हैं। और इसे टाइट करने के बाद इसको लॉक कर देना है चारों बोल्ट को, ठीक है। इसे आप अपने भाषा में प्लेनेटरी गियर या हाई लो गियर यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आमने सामने इस तरह से 2 बोल्ट करके टाइट कर लेंगे। और ये जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री मूव हो रहा है, ये दिखाई देता होगा आप लोगों को। ये जाम नहीं घूमना चाहिए और इसमें प्लेइंग भी नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल घूम रहा है फ्री। इस तरह से घूमना चाहिए और इसमें एकदम से इस तरह से आगे पीछे प्लेइंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं एकदम हल्का सा होगा ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, ये एकदम हल्का सा, ठीक है। ज़्यादा इसमें इस तरह से प्लेइंग नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सा हल्का हिल रहा है, एकदम कम से कम, ठीक है। और ये जाम नहीं होना चाहिए। ये हल्का सा प्लेइंग भी होना एकदम ज़रूरी है। अगर ये हल्का प्लेइंग नहीं होगा तो फिर तो जाम ही हो जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा प्लेइंग चाहिए तभी ये फ्री रहेगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। तो हम इसे चारों बोल्टों को टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इस बोल्टों को लॉक कर लेंगे, इसके चारों बोल्ट को हाई लो यूनिट सिस्टम के। इसे टाइट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये पीछे से भी ज्वाइंट करना है और ये क्लच पार्ट से भी ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो बस यही वीडियो में मुख्य रूप से हमें यही गियर का सेटिंग दिखाना था कि किस तरह से इसका गियर सेटिंग करते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन वजह था वीडियो बनाने का, वो मेन वजह था कि ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, ठीक है। ये ऐसा प्रॉब्लम आने का क्या कारण होता है, क्या रीज़न होता है। इस तरह का प्रॉब्लम आने का रीज़न होता है मेन कि ऑयल लेवल कम में और ट्रैक्टर को चलाना। अगर आप ऑयल लेवल कम रख के ट्रैक्टर को चलाते हैं तभी इस तरह का ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है कि मेन शाफ्ट का घिसावट होना। और ऑयल तो कम रहेगा तो हीट होगा पार्ट्स, और हीट होने के बाद क्योंकि वो लुब्रिकेट हो पाएगा नहीं पूरी तरह से, तो हीट ही होगा। हीट होने के बाद हर एक पार्ट्स में घिसावट आना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अपना ऑयल लेवल ट्रैक्टर का चेक करें समय समय पे, ठीक है। और चेक करने के बाद ही ट्रैक्टर को चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और कम ऑयल में अगर आप ट्रैक्टर को लापरवाही करके चलाते हैं तो उसमें समस्या आने का चांस रहता है। और उसी तरह से ये समस्या आया इस ट्रैक्टर में भी, जो कि किसान भाइयों को ये फजूल का ऑयल तो फिर डालना ही पड़ता है, ठीक है। और इसका साथ साथ पार्ट्स भी अलग से लग जाता है तो उसका कॉस्टली महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑयल ही डाल के अगर चलाएं तो ये आपको मेन शाफ्ट और ज़्यादा सर्विस देगा, ठीक है। इसका सर्विस लेना है तो ऑयल का लेवल टॉप अप रखना है। अगर आपका ऑयल लेवल कम रहेगा तो ये इसका गियर सिस्टम ज़्यादा दिन तक सर्विस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो बस हमें अब ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करने के बाद फिर से हम ट्रैक्टर को टेस्ट करेंगे। लेकिन बस यही वीडियो में आप लोगों को मुख्य रीज़न था मेरा बताना कि इसमें ऑयल लेवल कम नहीं होना चाहिए, कम करके चलाने से क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो अब तो हम जल्दी से इसका 2 पार्ट 3 पार्ट जो किए हैं वो तीनों पार्टों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो तो नहीं देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। तो गियर का जो सेटिंग था उसका हमने जानकारी दिया और मेन वजह जो था इसमें गियर में ऑयल कम था, ओरिजिन भी बताया, ठीक है। तो बस
हम जल्दी से ज्वाइंट कर लेते हैं और उसके बाद जल्दी से काम भी करना है, क्योंकि सीजन का समय है, अभी जुताई का काम चल रहा है, तो वीडियो भी लंबा होगा और टाइम का थोड़ा अभाव है। ठीक है, तो बस यही छोटा सा मैसेज देना था आप लोगों को। ठीक है, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, ताकि हर एक किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।